स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो बच्चे लोग, इसके पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास को ढूंढा जाए। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसे कैसे ढूंढना है, वो हमने देखा था। लास्ट टाइम बच्चा जो हमने देखा था ना, वो डिस्क्रीट मास सिस्टम था। कौन सा सिस्टम? डिस्क्रीट मास सिस्टम। कि आपके पास एक मास यहां पड़ा है, एक मास यहां पड़ा है, एक मास यहां पड़ा है, एक मास इधर पड़ा है। तो इनके कारण कहां पे सेंटर ऑफ मास आएगा वो ढूंढने का हमने तरीका देखा था, राइट। हम किसी भी एक को ओरिजिन ले लेते थे, फिर सबके कोऑर्डिनेट्स लिख के फॉर्मूला लगाते थे। फॉर्मूला क्या रहती थी, जरा मुझे भी बता सकता है? सेंटर ऑफ मास, अगर मैं उसका x कंपोनेंट बोलूं, x कोऑर्डिनेट बोलूं, तो वो क्या होता था? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन। सिमिलरली m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। गुड, ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। अब आज हम जो बात करने वाले हैं बच्चा लोग, वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या है कि सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक रोड ले लेता हूँ, एक छोटी सी प्लेट ले लेता हूँ जिसका मास यूनिफॉर्म। मास यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि अगर मैं इसके इक्वल पीसेस करूं तो उन सभी पीसेस के मास सेम होंगे। सपोज करो कि मैं इसके 3 इक्वल पीसेस करता हूं, कंडीशन अप्लाई इक्वल पीसेस, तो इन तीनों का जो मास है वो हमेशा सेम होगा। अगर मैं इसके 4 इक्वल पीसेस करूंगा तो चारों का सेम होगा। अगर मैं और पीसेस करूंगा, मतलब जितने भी कर लो, लेकिन अगर इक्वल पीसेस कर रहे हो तो उसका मास सेम होगा। यानी मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सब जगह का सेम। ऐसा नहीं कि कहीं का मास ज्यादा कहीं का कम, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इसका अगर मुझे सेंटर ऑफ मास ढूंढना है, इसका लेंथ है l एंड टोटल मास है m। लेंथ कितनी है इसकी? l, यहां से यहां तक, एंड टोटल मास कितना है m। अब अगर इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है तो आप लोग बोलोगे सर इसका सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा। बिल्कुल सही है, बीच में आएगा, लेकिन ये हमें प्रूव करना है। अगर क्वेश्चन आ जाता है प्रूव दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस प्लेट व्हिच इज हैविंग यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इज एट द सेंटर, तो कैसे प्रूव करेंगे? यहां जरा देखना। देखो, अब मेरे पास जो फार्मूला है ना वो अलग-अलग मासेस के लिए है, डिस्क्रीट मासेस के लिए। कंटीन्यूअस मासेस के लिए तो कोई फार्मूला है, ये फार्मूला यहां पे फेल हो जाएगी, लेकिन इसके सिवा दूसरी कोई फार्मूला भी नहीं, ये एक ही फार्मूला है। अब क्या करेंगे हम लोग? हम यहाँ पे अलग-अलग मासेस लेके आएंगे। देखो बच्चे लोग, आज हम जो सीखने जा रहे हैं ना, वो आपके 12th के बहुत सारे टॉपिक्स में सेम मेथड हम लोग देखने वाले हैं। आपके 12th का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। उसमें अलग-अलग डायग्राम्स होते हैं, चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, सिलेंडर है, पाइप है, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूट है? मास डिस्ट्रीब्यूट है। तो जो तरीका, जो मेथड आज हम देखने वाले हैं, वही मेथड हम 12th में भी देखेंगे। सो प्लीज इसको बड़े ही ध्यान से देखना। इसका जो मेथड है, डेरिवेशंस हैं, वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एंड जो इसकी फॉर्मूलाज निकलेगी वो फॉर्मूलाज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत 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 जरूरी है। क्लियर? आगे हम करें। देखो, अगर आपका स्कूल का पेपर जिस दिन टफ निकालना होगा ना, उस दिन ये डेरिवेशंस आएंगे। इजी निकालना होगा तो ये डेरिवेशंस नहीं आएंगे। ओके? अच्छा, सो यहाँ पे क्या करना है बच्चा लोग? हम क्या करेंगे, इस पूरे पट्टी पे इसके छोटे छोटे मास लेंगे। मतलब मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा इसका पार्ट ले लूंगा जिसका मास हम बोल देंगे dm। इसका छोटा सा पार्ट है, बहुत ही छोटा सा मास होगा, कितना? dm। और इसका जो डिस्टेंस है वो मैं ले लेता हूं x1। सिमिलरली एक और पट्टी यहां लूंगा, ठीक है, इसका भी मास ले लूंगा dm, और इसका डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से, ये 0 पॉइंट से इसका डिस्टेंस ले लूंगा x2। सिमिलरली ऐसे करते 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 मैं इनफाइनाइट पार्ट्स ले लूंगा, इनफाइनाइट पट्टियां ले लूंगा इसके ऊपर, एंड सभी का मास क्या होगा? dm, एंड सभी के लिए डिस्टेंस क्या होगा? x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन। देखो, अब मुझे अलग-अलग मास मिल गए। देखो ना, अब मुझे अलग-अलग मास मिल गए ना, ये सारे मास इक्वल है, ये सारे मास इक्वल है, बट अलग-अलग मास है।
मतलब डिस्क्रीट सिस्टम बन गया यहाँ पे। तो अब मैं इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकता हूं, यस। सो अगर मुझे इसका x कंपोनेंट ढूंढना है, x कोऑर्डिनेट, तो कैसे ढूंढूंगा? m1 x1, m1 क्या है? dm x1 प्लस dm x2 प्लस dm x3 एंड सो ऑन। सिमिलरली नीचे क्या हो जाएगा? dm प्लस dm प्लस dm एंड सो ऑन। नीचे तो हम मासेस का एडिशन करते हैं, सो ये जितने भी मासेस हैं, जितने भी, उन सभी का हम एडिशन कर देंगे। अच्छा, अब आपने पढ़ रखा है, आपको ऑलरेडी पता है कि अगर हम किसी भी चीज का इनफाइनाइटली एडिशन करते हैं, ये कहां जाके गाड़ी रुकेगी मुझे भी नहीं पता, इसके कितने पार्ट्स लेने पड़ेंगे मुझे भी नहीं पता। तो जब इनफाइनाइट एडिशन होता है तो उस समय हम क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन। क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन। तो बच्चों लोग इधर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना, इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका? देखो dm तो कॉमन है सब में, सो उस dm को हम कॉमन करके लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड सो ऑन। इन शॉर्ट मुझे क्या मिल जाएगा? ये पूरा डिस्टेंस x। एंड इंटीग्रेशन कहां से करना है? ये पार्ट्स कहां से कहां तक होंगे? 0 से लेके यहां तक, और यहां तक की लेंथ कितनी है? l। हमने लेंथ कितनी थी? l। सो इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू l। सो ऊपर हो गया x dm, इंटीग्रेशन 0 टू l। नीचे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dm, dm 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 dm, तो dm का इंटीग्रेशन। अच्छा बच्चा लोग, dm dm हर छोटे मास को अगर मैं ऐड करते जाऊंगा तो क्या मुझे टोटल मास मिलेगा? यस और नो? तो क्या मैं इसके बदले ऐसा लिख सकता हूं? x कोऑर्डिनेट या सेंटर ऑफ मास फॉर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dm 0 टू l अपॉन इंटीग्रेशन कैपिटल M। ये आ गया x कोऑर्डिनेट अगर मेरे पास कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो। अच्छा, अगर मुझे y कोऑर्डिनेट ढूंढना हो तो भाई ये 0 है ना, तो इसका कुछ ना कुछ y भी तो होगा। ये x है, ये x है, तो ये y भी होगा। यस और नो? तो y के लिए ढूंढना हो तो y कंपोनेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x के बदले y, dm अपॉन m 0 टू l। 0 टू l होगा इस बार? नहीं, जो भी हो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन, ये ब्रेथ जो भी हो, अगर मैं अभी आपको बोलूं ब्रेथ b है सपोज, सो 0 से b हो जाएगा। समझ आ रहा है? क्लियर? अगर कोई फिगर है 3D वाली जिसमें z एक्सिस भी आ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास फॉर z कितना हो जाएगा? z dm अपॉन कैपिटल M 0 टू फिर जो भी लगे। अभी मैं इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं लगा रहा हूं, बिकॉज z में जहां तक लिमिट होगी वहां तक जाएंगे। अगर c होगी तो 0 से c चले जाएंगे। समझ आ रहा है बच्चा लोग? सो x y z अलग अलग कंपोनेंट इस तरीके से निकालेंगे। फिलहाल अभी मैं सिर्फ x कंपोनेंट का डेरिवेशन करूंगा इस पूरे में। मुझे पता है कि ये पूरा l है, सो सेंटर ऑफ मास कहां होगा? l/2 पे। तो ये वैल्यू मुझे यहां से निकालनी है। अभी इस क्वेश्चन के लिए हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ x कंपोनेंट ढूंढ रहे हैं। ओके, चलिए तो फिलहाल हम क्या ढूंढेंगे? सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट। अब बच्चों लोग जरा ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन करते समय हमें पता है कि इंटीग्रेशन किसका होता है? x dx का होता है, या तो m dm का होता है। इंटीग्रेशन किसका होता है? जो चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या मास चेंज हो रहा है? नहीं, मास तो हर एक पार्ट का कांस्टेंट है। कौन चेंज हो रहा है? x। पहले के लिए x1, दूसरे के लिए x2, तीसरे के लिए x3। सो चेंज कौन हो रहा है? x की वैल्यू चेंज हो रही है। सो मुझे इंटीग्रेट किसके टर्म्स में करना है? x के टर्म्स में। यानी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? dx चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ पे dm है, सो dm की जगह पे dx कैसे लाएंगे? कैसे लाएंगे? देखिए, अब कुछ नई चीज आप देखने वाले हैं। अगर आपका सरफेस 1D है, अभी हम फिलहाल x की बात कर रहे हैं, तो x क्या हो गया? 1D हो गया। सो अगर वन डायमेंशनल फिगर की आप बात करेंगे, सो उस समय एक चीज है जिसके बारे में हमें जानना है, वो है लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, इसको डिनोट किया जाता है लैम्बडा से, और इसका मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। मतलब अब देखो, इसका टोटल मास कितना है?
वो फिलहाल पता नहीं है, बट हमें क्या इंटीग्रेट करना है, तो ये छोटे से पार्ट का करना है। सो हमने यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट बना लिया कि अगर 1 मीटर लेंथ है, अगर 1 मीटर लेंथ है तो उसका मास कितना होगा, लैम्बडा। अगर 1 मीटर लेंथ, यहाँ पे 1 रखो तो मास कितना हो जाएगा, लैम्बडा। तो इसको हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, यानी 1 मीटर का कितना लेंथ, दैट इज लैम्बडा। अगर मैं 2 मीटर लूंगा सो ये 2 लैम्बडा हो जाएगा, अगर मैं 3 मीटर लूंगा तो ये 3 लैम्बडा हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे डीएम ले, डीएम जो मुझे चाहिए, ये डीएम छोटा सा मास, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, डीएम लैम्बडा। यस और नो? आप खुद पता लगा लो कि 1 मीटर का लैम्बडा तो डीएम का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, डीएम लैम्बडा। समझ आ रहा है मैंने क्या किया? तो ये क्या हो गया बच्चा लोग, ये हो गया आपका मास। यानी के अब जरा ध्यान से देखो, क्या मैं लैम्बडा को ऐसा बोल सकता हूं, मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन लेंथ। देखो मास कितना है, dm। अच्छा इसकी लेंथ ले, ये जो सेक्शन है ना, ये छोटा सा सेक्शन, इसकी लेंथ में ले लेता हूं dx। कितनी लेंथ ले ली इसकी, dx। तो यहां पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। लैम्बडा क्या होता है, देखो लैम्बडा है ना, हर सेक्शन का सेम रहेगा, हर एक सेक्शन का। क्यों? बिकॉज वो तो रेशियो है, किसका रेशियो, मास का और लेंथ का। सो हमने जितने भी सेक्शन लिए हैं उन सभी का लेंथ क्या रख लिया, dx, सभी का मास क्या रख लिया, dm। तो सीधी सी बात है कि उसका लैम्बडा, उसका रेशियो भी सेम आने वाला है। सो मास के बदले हमने रख लिया dm एंड लेंथ के बदले हमने रख लिया dx। इसको यहां ले आओ तो क्या dm इज इक्वल टू लैम्बडा dx हो जाएगा, यस और नो? dm इसको यहां ले आओ, सो ये क्या हो जाएगा, लैम्बडा इनटू dx। अब ये वैल्यू को मैंने यहां रख दिया, सो 0 टू l, x के बदले हम क्या, x, और dm के बदले क्या लिख लेंगे, लैम्बडा dx अपॉन कैपिटल M। बोलो सही है? ओके। अब देखो लैम्बडा तो कांस्टेंट है, सो उसको बाहर ले आते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू l x dx अपॉन कैपिटल M। सो ये कितना हो जाएगा, h dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2 पावर में +1 अपॉन वही सेम नंबर। इंटीग्रेशन आता है ना, ये तो बहुत बार किया है हमने। सो x स्क्वायर बाय 2 बाहर लैम्बडा, लैम्बडा अपॉन m, x स्क्वायर बाय 2 कहां से कहां तक, 0 से l तक। अच्छा अब लैम्बडा क्या है, क्या लैम्बडा के बदले में ये वैल्यू रख सकता हूं, बिकॉज़ मैंने आपको पहले ही कहा था लैम्बडा हमेशा सेम रहता है, मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन लेंथ हमेशा रेशियो सेम रहता है। सो मैं लैम्बडा की जगह आप क्या रख देता हूं, m बाय l, ये और अपॉन m। ये देखो ये एक m नीचे है ना, तो ये m को मैंने यहां लिख लिया और ये लैम्बडा की जगह पे m बाय l लिख लिया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो l स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। पहले हमने l रखा तो l स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। अब m से m कट गया, क्या बचा यहाँ पे, 1 बाय l इंटू एल स्क्वायर बाय 2। ये 1 बाय l इंटू एल स्क्वायर बाय 2, एक एक l कट, क्या बचा, l बाय 2। हमने तो स्टार्टिंग से ही देखा था कि x कंपोनेंट कहां आना चाहिए, l बाय 2 पे। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि इसको प्रूव करके दिखाओ, सो ये है प्रूव करने का तरीका। क्या किया हमने छोटे छोटे सेक्शन ले लिए और एक नई चीज यहाँ पे डिफाइन कर दी, लीनियर मास डेंसिटी। 12th में जब आप आओगे तो आप पढ़ोगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा Q बाय L, ठीक है, वो ठीक है तब देखेंगे। समझ आ रहा है? देखो ये क्वांटिटी हम लोगों ने हमारे लिए डिफाइन की है कि एक लेंथ का, 1 मीटर में जितना मास, उसको हमने बोल दिया लैम्बडा और उसको नाम क्या दे दिया, लीनियर चार्ज, लीनियर मास डेंसिटी। क्लियर हुआ बच्चा लोग? ओके बच्चा लोग, अब ये जो पट्टी हमने ली थी लेंथ L की, मैं उसी को अगर थोड़ा घुमा दूं तो गोल घुमा दूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, अब उसी पट्टी को मैं ऐसे ले लेता हूं, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं सेमी सर्कुलर वायर।
क्या हो जाएगा ये सेमी सर्कुलर वायर बोल लो या कोई भी सेमी सर्कुलर चेन बोल लो, कोई भी चीज जो सेमी सर्कल के शेप में हो। एंड ऑब्वियसली ये 1D सिंगल डी होनी चाहिए, ये छोटी सी पट्टी टाइप है। तो मुझे इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। आपको याद है इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जिसमें चेन पड़ी हुई है तो उस चेन का मुझे पोटेंशियल एनर्जी ढूंढना है, और वो पोटेंशियल एनर्जी सबके लिए अलग अलग होगा। क्यों? बिकॉज सबकी हाइट अलग अलग है। तो हम क्या करते थे, इसका सेंटर ऑफ मास लेते थे, और सेंटर ऑफ मास यानी ये हाइट जो है, ये हाइट कितनी आई थी हमको 2r/π, याद है? जहां पे r का मतलब है रेडियस, याद है? कल हमने चीज किया था। तो आज हम इसी को डेराइव करने वाले हैं, ठीक है? चलिए अब क्या करें बच्चा लोग, इसका रेडियस दे दिया r, इसका टोटल मास ले लिया है हमने कैपिटल M। अब हमें कहा जा रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ मास फॉर द सेमी सर्कुलर रिंग। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अब अगर मैं इसका x एक्सिस और y एक्सिस देखूं, देखो ये एक्चुअली 2D फिगर है, इसका अगर मैं x एक्सिस देखूं तो इट इज ऑब्वियस कि वो सेंटर पे ही आएगा, सेंटर। अब जैसे कि मानो ये रेडियस है तो इसका इसी लाइन पे कहीं पे आएगा, सेंटर ऑफ मास x और y का बीच में होगा। ये पूरा यूनिफॉर्म मास है, जितना मास इधर उतना ही मास इधर, तो इसके सेंटर पे आएगा, यानी x एक्सिस का तो सेंटर हो जाएगा। लेकिन अब ढूंढना क्या है हमें, y एक्सिस के, y एक्सिस पे ये कहां आने वाला है, ठीक है? यानी कि वो सपोज कर लो कि ये है इधर, तो ये कितनी हाइट होगी, ये हाइट कितनी होगी वो हमें देखना है, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं बच्चा लोग, यहाँ पे अगेन एक छोटा सा सेक्शन ले लेता हूं, ये छोटा सा सेक्शन जिसका मास है dm और जिसका लेंथ है dx। अच्छा वैसे ये पूरा लेंथ कितना होगा, पूरा लेंथ सर्कल की, पूरा एक सर्कल का लेंथ कितना होता है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस की फॉर्मूला क्या होती है 2πr। ये सेमी सर्कल है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी πr, समझ आ रहा है? तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, चलो देखते हैं, लेट्स सी। अच्छा अब क्या करूं, अब जरा ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं, यहां से एक छोटा सा ये एंगल ले लेता हूं, इसको मैं बोल देता हूं थीटा। मुझे क्या करना है, अब ऐसे ही सेक्शन यहां से लेके यहां तक जाना है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है? सो अब अगर मैं यहां से शुरू करूंगा तो यहां पे चेंज कौन हो रहा है, इसके पहले वाले केस में x की वैल्यू चेंज हो रही थी, स्टार्टिंग से x1 x2 x3 ऐसा था। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से स्टार्टिंग करके यहाँ पे एंडिंग करनी है, सो यहाँ पे कौन चेंज होगा, सीधी सी बात है थीटा। और ये जो है ये बीच का एंगल, बीच का एंगल इसको मैं ले लेता हूँ d थीटा। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेमी सर्कुलर रिंग है ना, ये एक्चुअली रिंग भी बोल सकते हैं, वायर और रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक कंपोनेंट लिया, अब वो कंपोनेंट थोड़ा बड़ा होगा, सो सेंटर से उसकी दो लाइनें ले ली और इन दोनों के बीच का एंगल d थीटा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसी को मैं यहां से घुमाते हुए जाऊंगा, समझ आ रहा है? सो चेंज क्या होगा यहाँ पे थीटा। चलिए हमें किसके लिए ढूंढना है, ये डिस्टेंस ढूंढना है, किसके लिए, y एक्सिस के लिए। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, y dm अपॉन m। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा देखते हैं, आगे जाके देखते हैं। अब अगेन प्रॉब्लम है कि dm हटाना है, बिकॉज इंटीग्रेशन y के टर्म्स में हो रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, इस कंपोनेंट की हाइट कितनी होगी, इस कंपोनेंट की जितनी हाइट होगी उसको मैं बोल देता हूं y। और ये जो चीज है ना बच्चा लोग, मैं इसको जरा अच्छे से ड्रॉ करता हूं यहाँ पे साइड में। ये कुछ ऐसा है, इसकी लेंथ हमने ली है dx, ये जो आर्क है ना आर्क, ये आर्क की लेंथ कितनी ली है dx, ये कितना है d थीटा, और ये लेंथ कितनी है r। बच्चा लोग क्या आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं dx इज इक्वल टू r d थीटा, बोलो कैसे? अरे चैप्टर 1 में नहीं सीखा था, ये रेडियन, ये आर्क,
सो आर्क इज इक्वल टू आर इनटू रेडियन। कंफ्यूज, सब भूल गए, चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो। यहाँ पे अगर पूरा सर्कल है उस समय पूरे सर्कल की लेंथ है 2 पाई आर और उसका डिग्री कितना है 360। तो जब d थीटा डिग्री होगा तो लेंथ कितना होगा, d थीटा डिग्री होगा तो लेंथ, ये लेंथ ये तो ये हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे dx। अब अगर dx की वैल्यू निकालो सो dx इज इक्वल टू इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई 2 पाई आर d थीटा डिवाइड बाय 360। नाउ व्हाट, 2 पाई क्या होता है, 2 पाई का मतलब बेटा पाई का मतलब होता है 180, पाई का मतलब होता है 180, तो 180 into 2 360, ये तो कट गया। सो क्या बचा r d थीटा, सो dx इज इक्वल टू r d थीटा। यानी कि ये हमने चैप्टर नंबर 1 में चैप्टर नंबर 2 में चैप्टर नंबर 2 में देखा था, रेडियन की डेफिनेशन ही देखी थी हमने। सो आर्क इज इक्वल टू लेंथ इनटू एंगल, ये इसको याद रखना हमेशा इस केस के लिए। ओके ओके ओके, अब देखो बच्चा लोग यहाँ पे चेंज कौन हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है। सो मुझे क्या करना है, dm की जगह पे d थीटा लेके आना है, dm की जगह पे d थीटा। क्यों, बिकॉज अल्टीमेटली तो थीटा चेंज हो रहा है। सो क्या करें कैसे करेंगे यहाँ पे, अगेन हम किसकी मदद लेंगे, लीनियर मास डेंसिटी की। लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा इज इक्वल टू m बाय l होता है। सो हमारे इस सेक्शन के लिए मास कितना है dm, लेंथ कितनी है पाई r, लेंथ कितनी है पाई r। सो ये लैम्बडा, इसको यहां ले आओ, सो dm की वैल्यू कितनी हो गई, लैम्बडा पाई r। कितना हो गया, लैम्बडा पाई r, बोलो सही है, सही है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अभी भी इसमें d थीटा नहीं आया, अभी भी d थीटा नहीं आया, क्या करें, क्या करना है अब, चलो काम करो, dm की वैल्यू यहां पे पुट तो करो, y component is equal to integration y, अच्छा बच्चों ये y कितना हो जाएगा, ये जो हाइट है ये कितना हो जाएगी, ये थीटा है तो इसका r cos थीटा r sin थीटा, तो क्या मैं इसको r sin थीटा बोल सकता हूं, नहीं समझ आया। ये रेडियस है, ये पूरा कितना है रेडियस, ये एंगल कितना बना रहा है थीटा। सो ये क्या हो जाएगा r sin r cos थीटा r sin थीटा, यहाँ पे बनेगा r sin थीटा, तो जितनी हाइट ये होगी उतनी ही हाइट ये होगी, इसलिए हम क्या कर देंगे यहाँ पे y के बदले अब क्या कर देंगे r sin थीटा, ठीक है। dm की जगह पे लैम्बडा पाई r, लेकिन d थीटा तो अभी तक नहीं मिला, क्या करें, सोचो जरा। मुझे dm की जगह पे देखो यहाँ पे d थीटा चेंज हो रहा है, तो मेरे को d थीटा तो चाहिए ही चाहिए, तो कोई बात नहीं है, यहाँ से d थीटा की फॉर्मूला बना लो। d थीटा की फॉर्मूला कैसे बनेगी बच्चा लोग, ये इसकी लेंथ है dx, dx की जगह पे 8 थीटा, सर रेडियस के बदले एक काम करते हैं, जरा देखो, जरा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे पाई आर ना लिख के यहाँ पे dx लिखूं, बिकॉज इसकी लेंथ तो इसकी छोटे से सेक्शन की लेंथ कितनी है dx है ना, इस छोटे से लेंथ इसकी r dx है, तो यहाँ पे dx है, पाई आर तो पूरे की लेंथ है, पाई आर पूरे की लेंथ है। सो हम यहाँ पे नीचे पाई आर लिखेंगे, हम तो ये सेक्शन की लेंथ लिखी है। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, लैम्बडा
dx और dx की वैल्यू यहां से उठा लेते हैं। सो dm इज इक्वल टू लैम्बडा r d थीटा। समझ आया? चलो यहां पे वैल्यू पुट कर दो फिर। सो dm की जगह पे लैम्बडा r d थीटा और नीचे कैपिटल है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा आप जरा ध्यान से देखना। थीटा क्या है? एंगल। हमें शुरुआत कहां से करनी है? यहां से। सो ये एंगल कितना होगा? 0। ये इमेजिन करो कि ये पूरा बंद हो गया। सो बंद हो जाएगा तो एंगल 0 हो जाएगा ना। सो 0 से लेके पूरा यहां तक पाई, तो 0 से पाई मतलब 180। ये पूरा 180 डिग्री हो गया ना। ओके, चले बस अब किसका खत्म। देखो मेन जो था ना यह तक था, आगे का तो कहानी बहुत आसान है। तो ये r इंटू आर स्क्वायर बाहर आ गया, लैम्बडा बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा 0 टू पाई अपॉन m। फिर क्या बचा? लैम्बडा की जगह पे r स्क्वायर, लैम्बडा की जगह पे मैं m बाय l कर दूं। m बाय l का मतलब m बाय पाई r। टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ पाई r। सो m बाय पाई r अपॉन m। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन cos थीटा कहां से कहां तक? 0 से पाई। ये एक r चला गया, ये m चला गया, बचा क्या? r बाय पाई। यहां पे cos पाई माइनस cos 0, r बाय पाई। cos पाई कितना होता है? cos पाई मतलब cos 180, cos 180 होता है -1 माइनस cos 0 कितना होता है? cos 0 1। cos 0 कितना होता है? 1 ही तो होता है। अच्छा, एक चीज मतलब sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा होता है। सॉरी, sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा। सो ये एक माइनस बाहर भी देगा, इस माइनस को मैं ये बाहर लिख देता हूं। सो ये क्या हो गया? -1 -2 माइनस माइनस प्लस। सो ये हो गया 2r बाय पाई। ये तो हमको निकालना था। मैंने आपको वही तो कहा कि ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस दिस वन, ये कितना हो जाएगा? 2r बाय पाई। तो कभी भी अगर आपको कोई सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर वायर दी हो और उसका सेंटर ऑफ मास ढूंढने को कहा जाए, सो वो कहां पे होगा? x के मिडल में यानी रेडियस पे, सेंटर पे, और y के 2r बाय पाई पे। समझ आया? अगर आपको कंपोनेंट बोला जाए, अगर आप इसको सपोज 0 0 लो, इसको आपने ले लिया ओरिजिन और सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बताने, तो कैसे बताओगे? r 2r बाय पाई। r समझ आया क्यों? बिकॉज़ सेंटर पे है ना, तो ये डिस्टेंस कितना होता है? रेडियस ही तो होता है ये डिस्टेंस। सो x पे r आ गया और y पे 2r बाय पाई आ गया। ओके, चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए। देखिए, हमने अभी तक एक स्ट्रिप देखी, एक सेमी सर्कुलर रिंग देखी। अब अगर मान लो कि मैं कोई डिस्क ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? डिस्क। डिस्क मतलब वो सीडी आती है ना आपकी डीवीडी प्लेयर में डालने वाली डिस्क, वो ले रहा हूं बट सेमी सर्कुलर। कैसे डिस्क ले रहा हूं? सेमी सर्कुलर डिस्क। आप बोलोगे सर आप सर्कुलर क्यों नहीं ले रहे हो? आपने रिंग भी सेमी सर्कल ली, डिस्क भी सेमी सर्कल ले रहे हो। बच्चा लोग, अगर मैं कोई सर्कुलर रिंग लूंगा तो मुझे पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास तो मिडल में ही आने वाला है। अगर मैं सपोज करो यहां पे 0 0 ओरिजिन लेता हूं, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इधर ही आएगा। अब इसका x कंपोनेंट r, y कंपोनेंट r, सो सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? r पे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मान लो कि इसका रेडियस 5 है, तो सेंटर ऑफ मास कहां हो जाएगा? 5 पे। समझ आ रहा है? तो इसके लिए कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, कोई ऐसे डेरिवेशन की जरूरत नहीं है।
डेरिवेशन की जरूरत कब पड़ेगी, जब इसको मैं आधा कर दूं, बिकॉज अब मास में कुछ चेंज आ जाएगा। एक्स एक्सिस वाइज सेम रहेगा, लेकिन देखो वाई एक्सिस वाइज से कुछ फर्क आएगा। ये ऐसे कर्व्ड है, ये अगर रेक्टेंगल होता तो बात अलग होती। ओके, अच्छा, और रेक्टेंगल का अगर मुझे ढूंढना हो तो अभी तो ढूंढा रेक्टेंगल का l/2 और यहां से आ जाएगा b/2, ब्रेड्थ में b/2, l में l/2, सिंपल ढूंढना ना। सबसे पहला वही तो कहता हूं, रेक्टेंगल ही तो था और क्या था। अच्छा, सो ये हमने ले ली डिस्क, इसका भी रेडियस ले लेते हैं हम r। बच्चों यहाँ पे डिस्क है, रिंग नहीं, मतलब ये एक सरफेस है। ये क्या है, एक सरफेस। देखो रिंग तो बीच में से होलो होती है, दिस इज रिंग, इसका हाफ कर दो तो ये बीच में से होलो है, लेकिन यानी कि ये एक आप 1D फिगर कह सकते हैं, लेकिन ये क्या हो गया, ये तो सरफेस हो गया। सीढ़ी आपकी डीवीडी की सीढ़ी आती है, वो क्या है, सरफेस होता है ना। तो इस समय हम एक नई चीज यूज करते हैं, वो है सरफेस मास डेंसिटी। अगर कोई चीज है जिसकी लेंथ है, सिंगल डायमेंशन है, तो उसमें हम लीनियर लेते हैं। अगर 2D है, सरफेस है, तो उससे हम क्या लेते हैं, सरफेस मास डेंसिटी। इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से, सिंबल का नाम क्या है, सिग्मा। और फॉर्मूला क्या हो जाएगी, मास अपॉन एरिया। भाई वो लीनियर था तो मास अपॉन लेंथ था, यूनिट लेंथ के 1 मीटर लेंथ का मास कितना होगा। ये सरफेस है तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का मास कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर सरफेस, जगह जगह एरिया, 1 मीटर स्क्वायर का मास कितना होगा, उसको हम बोल देंगे सरफेस मास डेंसिटी। चलिए ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से सुनिए, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। अगर मैं यहाँ पे 0 0 लेके चलूं तो मुझे पता है कि ये x एक्सिस के तो मिडल पे ही होगा, यानी कि इस लाइन पे देखो यहाँ का मास और यहाँ का मास सेम है, इसलिए सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। अब हमें ढूंढना है कि y एक्सिस पे कहां होगा। क्या ढूंढना है, y एक्सिस पे कहां होगा। इसका आंसर आता है 4π/4r/3π। क्या आंसर आता है, इसका डेरिवेशन देखेंगे। पहले जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, इधर का डेरिवेशन, इधर का ही सेंटर ऑफ मास आएगा, और ये जो हाइट है, ये हाइट क्या बन जाएगी, 4r/3π। शुरू करें, ओके। क्या करें पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, y is equal to ydm/n। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक देखते हैं, 2 मिनट में देखते हैं। अच्छा, अब बच्चा लोग यहाँ पे मैं एक सेक्शन नहीं लूंगा। सेक्शन तो कब लिया था, जब ये सिंगल पट्टी थी। ये तो पूरा सरफेस है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना यहाँ से एक कटिंग ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, एक कटिंग। ये एक कटिंग ले रहा हूं मैं इसके अंदर, यानी कि मान लो कि आपके पास एक पूरी सरफेस है, उसके बीच में से आप एक छोटी सी पट्टी काट रहे हैं। एक पेपर है सपोज, ओके, ये एक पेपर आपके पास है। इमेजिन करो कि ये सेमी सर्कुलर शेप में। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके बीच में से एक पट्टी ले रहा हूं, उस पट्टी को अलग कर दूंगा। यानी कि समझ लो ये दिख रहा है आपको पट्टी, ये पट्टी दिख रही है आप लोग को, बीच वाली पट्टी, इसको मैं पूरा ये अलग ले रहा हूं, पूरा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, बिकॉज ये एक सरफेस है, तो सरफेस का कंपोनेंट नहीं लेते, सरफेस में पूरा एक छोटी सी सरफेस ले लेते हैं। तो अब इसकी जो रेडियस है वो मैं ले लेता हूं स्मॉल r, इसको मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूं यहां पे। ओके, इसका रेडियस कितना ले लिया, स्मॉल r, इसका मास ले लेते हैं dm, और इसकी जो ब्रेड्थ है, ये विड्थ है, इसको ले लेते हैं dx।
ठीक है, dx इज द विड्थ, dm इज द मास एंड r इज द रेडियस। अब चलो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इसका सेंटर ऑफ मास तो इधर होगा ना, 2r/π। अभी देखा था ना हमने रिंग का, बिकॉज़ इसको निकाल के अलग ले लूंगा तो ये एक रिंग बन जाएगी ना, सेमी सर्कुलर रिंग। तो इसका रेडियस r है, तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? 2r, सॉरी स्मॉल r आएगा, 2r/π। यह आ गया इसका सेंटर ऑफ मास। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे एक तो dm और y की वैल्यू चाहिए। सो बच्चा लोग ये इट इज नथिंग बट दी y, इट इज नथिंग बट दी y। ये मास कितने हाइट पे है? ये मास कितने हाइट पे है? सो ये 2r/π है। सो क्या मैं y की जगह 2r/π लिख सकता हूं? dm अपॉन कैपिटल M। चलो एक सॉल्यूशन हो गया। अब करते हैं dm का सॉल्यूशन। तो बच्चा लोग क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू dm अपॉन एरिया। इसका देखो ये पट्टी का एरिया चाहिए, ये पट्टी का एरिया कितना होगा? इमेजिन करो कि ये पट्टी को ना इसमें स्ट्रेट कर लेता हूं, तो ये क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। इसी को उठा के मैंने स्ट्रेट कर लिया। इसकी ब्रेड्थ dx और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? पाई स्मॉल r, सरकमफ्रेंस। लेंथ मतलब क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है ना। तो अगर मैं इसको सीधा कर लूंगा तो इसकी सरकमफ्रेंस इसकी लेंथ बन जाएगी, और इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होती है? पाई है। सो एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो ये क्या हो जाएगा? dx पाई r, दोनों का मल्टीप्लाई। बोलो सही है? वहां से dm की वैल्यू निकाल लो। dm इज इक्वल टू, इसको यहां ले जाओ, सिग्मा dx पाई r। बोलो सही है? यहां तक क्लियर? अब उस dm की वैल्यू को उठा के यहां पे पुट करो, 2r/π सिग्मा dx पाई r। सही है? अपॉन m। अच्छा एक प्रॉब्लम है, देखो यहां पे चेंज कौन हो रहा है? यहाँ पे अगर मैं ये जैसे मैंने काटी है ना रिंग, वैसे मैं इधर 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 ऐसे अलग अलग रेडियस में काटता जाऊंगा। चेंज कौन हो रहा है? रेडियस चेंज हो रहा है ना। आप समझो ना, ये पूरा डिस्क है। जैसे कि मान लो ये पूरे पेपर में से मैंने ये पट्टी निकाली थी, अब मैं एक और पट्टी निकालूंगा, एक और निकालूंगा, एक और निकालूंगा। ऐसे करते करते मैं यहां से शुरू होके पूरा 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 ऊपर जाऊंगा। सो अल्टीमेटली चेंज कौन हो रहा है? रेडियस, रेडियस चेंज हो रहा है। सो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? dr, लेकिन है dx। एक काम कर लेते हैं, इसको dr ले लेते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली रेडियस के ऊपर ही तो है विड्थ। तो हम dx नहीं, इसको dr लिख लेते हैं। ठीक है, छोटू सा चेंज कर लेना। बस अब तो कहानी खत्म। अब एक लास्ट चीज बाकी है कि इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करें। बस अब जैसे कि मैंने कहा रेडियस चेंज हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे एक रिंग लूं एकदम इसके नजदीक, तो रेडियस 0 हो जाएगा, और जब यहां से यहां तक चले जाऊंगा तो रेडियस कैपिटल R हो जाएगा। ये वाला समझ आ रहा है? एकदम नीचे से शुरू करके एकदम ऊपर तक जाना है, तो एकदम नीचे रेडियस 0 और एकदम ऊपर रेडियस कैपिटल R। सो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 से कैपिटल R। देखो तीनों डेरिवेशन में एक्चुअली इंटीग्रेशन की कहानी ही ऐसी है कि जो चेंज हो रहा है उसको आपको लेके आना है। पहले में x हो रहा था तो dx, दूसरे में थीटा हो रहा था तो d थीटा, इस बार r चेंज हो रहा है तो dr। और पहले वाले में x 0 से लेके कैपिटल L, दूसरे वाले में एंगल चेंज हो रहा है, कहां से? 0 से 180, और तीसरे में कौन चेंज हो रहा है? रेडियस, तो 0 से लेके कैपिटल R। बस अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 सिग्मा पाई बाहर ले लो, 2 सिग्मा पाई, अंदर क्या बचा? r इंटू आर डी आर, सॉरी r इंटू आर, r स्क्वायर डी आर अपॉन कैपिटल M। सही है? 2 कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ये r और ये dr है। बच्चा लोग ये dr है, इसको r मत समझ जाना। इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल R, 2 पाई सिग्मा के बदले क्या मैं अब ये यूज कर सकता हूं?
m बाय एरिया, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2। बच्चों पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये तो सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 2 अपॉन कैपिटल M, ये वाला M इधर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा r क्यूब बाय 3 0 टू कैपिटल R, बोलो सही है। अब ये पूरा नीचे आएगा, ये M कट, देखो ये पूरा नीचे आएगा, ये पाई कट और ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा। चलो एक काम करते हैं, स्टेप बढ़ा देते हैं। यहाँ पे क्या बचा 2, इसको यहाँ नीचे ले आते हैं r स्क्वायर बाय 2, इसकी जगह पे अपर लिमिट r क्यूब बाय 3 माइनस लोअर लिमिट 0। दिख रहा है कि दूसरा मार्कर यूज करूं? ओके सो देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 2 जा 4 अपॉन r स्क्वायर, यहां क्या बचेगा r क्यूब बाय 3। अच्छा गलती की क्या हमने कोई? सर वो वाला हमने कुछ गड़बड़ी की, कुछ तो गड़बड़ी की। क्या गड़बड़ी की? सर यहाँ पे 2r डिवाइड बाय था। हाँ ये पाई था तो एक्चुअली ये कट जाएगा, सो इधर नहीं आएगा, सो ये नहीं आएगा और ये एज इट इज रहेगा। इसको हमने नीचे लिया तो ये इधर रहेगा और इधर भी रहेगा। बच्चों लोग ध्यान देना, ये पाई एक्चुअली मैंने अननोटिस कर दिया था, आप लोग एग्जाम में अननोटिस मत करना। मुझे पता है कि नीचे पाई आना चाहिए, यहाँ नहीं आ रहा था इसलिए मुझे डाउट गया। अच्छा अब ये r क्यूब, सॉरी वेरी सॉरी, ये r स्क्वायर गया, यहाँ से 3 गया, क्या बचा 4r बाय 3 पाई। बोलो आ गया जो आप चाहिए था। सो किसी भी डिस्क में सेंटर ऑफ मास बोला जाए तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे r एंड 4r बाय 3 पाई। x का सेंटर यानी कि r और y में 4r बाय 3 पाई। क्लियर हुआ? तो बच्चा लोग आज की ये कहानी हम यहीं तक रखते हैं। हमने आज ये डेरिवेशंस देखे, 3 बड़े बड़े डेरिवेशंस देखे, बहुत ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है।